हे गाइस, दिस इज मुक्ता। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स कर रहे थे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सर्टन थिंग्स, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था गांधी जी के अराइवल से फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स। तो हमने देखा था कि चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, एंड देन फिर उसके बाद में अहमदाबाद मील स्ट्राइक, देयर आफ्टर खेड़ा सत्याग्रह होता है, उसके बाद में रॉलेट एक्ट के बाद में जलियांवाला बाग मसैकर के बाद में मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं उसे 1919, तो वो आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। उसके बाद में आपका ये स्टार्ट हो जाता है, हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन वाज आल्सो नोन एज व्हाइट वॉश कमीशन। हंटर कमीशन के बाद में नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट, मैंने बताया था कि किस तरीके से खलीफा का जो इशू था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो सब चीज़ें थी। प्रीवियस वीडियो में खैर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट आता है, एंड देन नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद में हो जाता है 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट। 1922 में होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, और फिर उसके बाद में गांधी जी जो मूवमेंट है उसे विड्रॉ कर लेते हैं। व्हेन गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट देन ही वाज सेंट टू जेल, तब उन्हें जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। अब 6 इयर्स की गांधी जी को जेल हो जाती है, और 6 साल की जेल के बाद में मतलब जो, क्योंकि अब पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है, अब जो लीडर्स थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, दे वर आल्सो डिवाइडेड इनटू नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। एंड देन फिर उसके बाद में क्योंकि लीडरशिप वैक्यूम है, तो इस वजह से रेवोल्यूशनरीज एक्टिव होते हैं, और ये फेज होती है रेवोल्यूशनरी फेज 2। तो हम रेवोल्यूशनरी फेज 2 तक कंप्लीट देख चुके हैं। अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे उससे आगे की, यानी कि जब गांधी जी बाहर आते हैं। देखो, गांधी जी को वैसे तो 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होता है, गांधी जी को 6 साल के लिए जेल होती है, बट हेल्थ ग्राउंड्स पे वो 2 साल में ही बाहर आ जाते हैं। और 1922 में उनको जेल होती है। 1924 में व्हेन ही केम आउट फ्रॉम द जेल, जब वो जेल से बाहर आते हैं, तो बाहर आते ही क्या होगा भाई, उनका स्वागत होगा। स्वागत करेंगे तो क्या करेंगे, तो उन्हें गद्दी पे बिठा दिया जाता है, यानी कि उन्हें कांग्रेस का, आईएनसी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सो 1924 में जो कांग्रेस का बेलगम सेशन होता है, दैट वाज द ओनली सेशन which was presided by गांधी जी। तो ये चीज ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस का कौन सा सेशन, बेलगम सेशन जो है, दिस वाज द ओनली सेशन which was presided by गांधी। ये ओनली सेशन था पूरे आईएनसी के अंदर, ओनली सेशन which was presided by गांधी होता है ना। इनफैक्ट आपको होम रूल मूवमेंट में भी ध्यान होगा कि जब एनी बेसेंट को जेल होती है, देन 1917 में व्हेन शी केम आउट फ्रॉम द जेल, जब वो जेल से बाहर आती हैं, तब उनको भी आईएनसी का मतलब प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और 1917 का जो सेशन होता है वो आगे प्रिसाइड करती हैं। तो 1924 में हो गया कि गांधी जी अब क्या है, बाहर आ गए हैं, और ये जो कांग्रेस का सेशन होता है इसे प्रिसाइड करते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ देखते हैं। देखो 1928 में क्या होता है कि एक लॉर्ड ब्रिकनहेड थे, वो क्या करते हैं कि जो कांग्रेस है उसके ऊपर एक चैलेंज थ्रो करते हैं कि भाई आप लोग सेल्फ गवर्नमेंट तो मांग रहे हो, ठीक है, बात समझ में आ जाती है, बट आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट करना ही नहीं आता। तो भाई हमारे जो नेहरू जी हैं वो जोश में आ जाते हैं कि नहीं भाई, कैसे कैसे हम क्यों नहीं कर सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चैलेंज एक्सेप्टेड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे ड्राफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू की बात यहाँ नहीं हो रही है, मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है। तो मोतीलाल नेहरू एक कमेटी पूरी बनाते हैं। उनकी कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तेज बहादुर सप्रू, MSNA और सुभाष बोस वगैरह जैसे काफ़ी लोग होते हैं। तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, और जो इसका ड्राफ्ट बाहर आता है उसे बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। अब देखो ये चीज होती है 1928 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है। उससे जस्ट पहले, यानी कि 1927 के एंड में, नवंबर दिसंबर के करीब 1927 में मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है। क्या होता है, मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है। मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है जहां पे वो 4 प्रपोजल्स देते हैं। क्या देते हैं, 4 प्रपोजल, जिसका नाम है दिल्ली प्रपोजल, जिसे दिल्ली प्रपोजल्स भी बोला जाता है।
अब ये जो दिल्ली प्रपोजल्स हैं ये क्यों दिया जाता है? ये 4 प्रपोजल्स मुस्लिम लीग कहती है कि भाई आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो तैयार कर रहे हो, जो नेहरू रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसके अंदर आप हमारी ये 4 डिमांड्स जो हैं, हमारे जो 4 प्रपोजल्स हैं, इसको आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। अब बेसिकली ये इसमें कहते क्या हैं, इनके ये दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर दे जनरली से कि भाई एक तो जो मतलब कि जॉइंट इलेक्टोरेट है उसके अंदर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके अलावा जो पंजाब और बंगाल जो है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना दो। एक तो है ये अपने सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। 3 क्या बना दो? 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना दो। तो ये 4 बातें कही जाती है इस दिल्ली प्रपोजल में। कौन लाता है? ये मुस्लिम लीग। उसके बाद में हमने देखा 1928 के अंदर फरवरी में आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आती है यहाँ पे। अब नेहरू रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो क्या होती है? जनरली वही डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं। देखो अभी तक यहाँ तक नेहरू रिपोर्ट तक डोमिनियन का गाना चल रहा है, अभी सब लोग डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे हैं। अभी यहाँ पे कहीं पे भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई है। सो 1928 में डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, और उसके अलावा ये कहते हैं कि भाई जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसे अबंडन कर दिया जाए, जॉइंट इलेक्टोरेट जो है उसे इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके अलावा 19 फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रपोज किए जाते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात होती है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस होती हैं नेहरू रिपोर्ट की। अब नेहरू रिपोर्ट जब बाहर आती है तब उसके बाद में अब ये लोग देखते हैं भाई मुस्लिम लीग वाले कि भाई हमने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, ये क्या हुआ भाई, इन्होंने तो एक भी प्रपोजल इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया, इन्होंने तो हमारी कोई बात मानी ही नहीं। तो कहते चलो कोई बात नहीं, नहीं मानी हम, अब आपने जो ये रिपोर्ट पब्लिश की है, अब आपकी जो रिपोर्ट आई है इसमें हम 3 अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, आप हमारी वो बात मान लो, हमारे 3 अमेंडमेंट्स आप इस रिपोर्ट के अंदर मान लो, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस वो भी मानने से मना कर देती है। तो अब क्या होगा? अब जब इतना सब कुछ पहले भी इनकी बात नहीं मानी गई, आगे भी 3 अमेंडमेंट जो इन्होंने सजेस्ट किए वो भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा? जिन्ना को आ जाएगा गुस्सा। अब जिन्ना को गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा? तब जिन्ना 1929 के अंदर व्हेन जिन्ना गॉट एंग्री, तो जिन्ना लेकर के आता है अपना जिन्नास 14 पॉइंट। अब जिन्ना कहते हैं कि भाई ये मेरी 14 शर्तें हैं, अब इससे नीचे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ये 14 शर्तें हैं हमारी, ये आपको माननी पड़ेंगी। तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स आते हैं। अब उसके बाद में ही 1929 के अंदर ही नवंबर की बात है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 1929 नवंबर की बात चल रही है। अब नवंबर में क्या है? एक आता है दिल्ली मैनिफेस्टो। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक बार यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली प्रपोजल और दिल्ली मैनिफेस्टो को लेकर के। तो ध्यान रखना कि दिल्ली प्रपोजल जो है वो मुस्लिम लीग लेकर के आई थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुछ प्रपोजल्स अपना, ये जो प्रपोजल था कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करने के लिए, और दिल्ली मैनिफेस्टो जो था दिस वाज गिवन बाय कांग्रेस टू इरविन, लॉर्ड इरविन। उस टाइम पे लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, तो लॉर्ड इरविन को ये लोग देते हैं अपना मैनिफेस्टो। ये कहते हैं कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगले ही साल 1929 की यहाँ बात चल रही है और अगले ही साल यानी कि 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो ये कहते हैं कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तभी इंक्लूड होंगे, हम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें तभी शामिल होंगे, तभी पार्टिसिपेट करेंगे अगर हमारी कुछ बातें मानी जाएगी। और वो बातें ये कहते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो में। वो बातें क्या होती है कि भाई एक तो ये कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस ये होना चाहिए कि किस तरीके से जो ये डोमिनियन स्टेटस है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सेकंड थिंग इज कि जो कांग्रेस है उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। थर्ड थिंग इज कि भाई अपना एटीट्यूड थोड़ा कम करो, और जो वो कहते हैं ना कंसिलिएशन की पॉलिसी, आप उसकी तरफ उसे इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि थोड़ा कंसिलिएटरी मोड में रहोगे। सो ये 3 बातें कहते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर। कौन? कांग्रेस। किससे? लॉर्ड इरविन से। तो लॉर्ड इरविन कैसे एक्सेप्ट करेगा बताओ? लॉर्ड इरविन से एक्सेप्ट करेगा ना जी, रिजेक्ट कर देता है। लॉर्ड इरविन से कि अच्छा भाई हम राज कर रहे हैं और हमारे सामने शर्तें, तो लॉर्ड इरविन से मना कर देता है कि भाई हम नहीं मानेंगे तुम्हारी ये बात। अब क्या होगा?
अब इनकी तो कोई बात ही नहीं मान रहा कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी गुस्सा आएगा नेक्स्ट मंथ ही दिसंबर में, क्योंकि देखो कांग्रेस के जो जनरली जो सेशन हुआ करते थे ना वो बाय ईयरली सेशन होते थे, और जो ईयरली सेशन के अंदर जनरली बाय एंड ऑफ द ईयर नवंबर दिसंबर के करीब इनका सेशन हुआ करता था। तो दिसंबर 1929 के अंदर होता है कांग्रेस का सेशन। अब ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये सेशन होता है कहाँ पे, लाहौर में। लाहौर सेशन होता है, और ये सेशन कौन प्रिसाइड करता है? दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। देखो कुछ सेशन है, खैर वैसे मॉडर्न हिस्ट्री के जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट अलग से बाद में वीडियो बना दूंगी, बट कुछ सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाहौर का जो सेशन होता है ये 1929 का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसे प्रिसाइड करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि इस सेशन के अंदर ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है। अब ये कहते हैं कि अब भाई तुम डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहे ना, तो रख लो अपना डोमिनियन स्टेटस अपने पास, हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब ये वाले सेशन के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि एक तो ये भाई कि अब जो नेक्स्ट ईयर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो हम अटेंड नहीं करेंगे, यानी कि कांग्रेस वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेगी। सेकेंड थिंग वॉज कि ये मान नहीं रहे हैं अंग्रेज हमारी बात, तो हम अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके काफ़ी सारी मतलब ये जो सेशन है इसके अंदर बात होती है, और कांग्रेस का गोल क्या बन जाता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। लाहौर सेशन में ही जो एक इंडिपेंडेंस डे जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ये लोग डिसाइड करते हैं, और वो डेट कौन सी होती है? वो होती है 26 जैन 1930। कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और इसी दिन जो पूर्ण स्वराज का जो मतलब पूरा होता है, इसे पब्लिकली इशू किया जाता है। पूर्ण स्वराज का जो ये स्लोगन होता है और पूर्ण स्वराज का जो गोल होता है उसे पब्लिकली इशू किया जाता है। इनफैक्ट एक और डेट यहाँ पे ध्यान रखना, 29 नहीं, इट्स 31 दिसंबर 1929, मतलब दिसंबर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है, दिसंबर के ही एंड में 31 दिसंबर 1929 में क्या होता है? यहाँ पे रावी रिवर के ऊपर जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो फ्लैग होस्ट करते हैं। पहली बार झंडारोहण जो है फ्लैग होस्ट कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। कब? 31 दिसंबर 1929 को रावी रिवर के ऊपर, और वहाँ पे ये स्लोगन भी बोलते हैं, ये नारा भी लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का। तो रावी रिवर के ऊपर फ्लैग होस्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना ये इतना सा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। अब हमने 1929 तक की बात कर ली, यानी कि हमने बात कर ली है इस पूरे मतलब जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इसके बाद में बात करेंगे कि 1929 के बाद में ये किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस को रिज्यूम करते हैं। सो आई एम रबिंग दिस। यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार दोबारा देख लेना, अगर नहीं हो तो समझ में आ जाएगा। अब हियर गाइज आई एम अज्यूमिंग, आई एम अगेन सेइंग कि आपको इन वीडियोस का बेनिफिट तभी हो पाएगा जब आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से बुक से कवर कर लेंगे, क्योंकि विदाउट नोइंग द इवेंट्स, जब आपको इवेंट्स के बारे में ही नहीं पता तो उसके क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में यू वोंट फाइंड दैट इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा, समझ में चीज़ें तभी आएगी जब आपने एक बार इसे पढ़ रखा होगा। तो या तो स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा या और भी कोई अच्छी बुक जो हो। वैसे आई वुड सजेस्ट कि स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी किताब है, इनफैक्ट जो उसका रिवाइज्ड एडिशन आया है, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल बुक, यू विल इवेंचुअली फॉल इन लव विद द बुक वाइल रीडिंग, बिकॉज बहुत अच्छी किताब है। हर चीज़, हर एस्पेक्ट को उसने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। इनफैक्ट जो पहले वाली आती थी उसके अंदर तो 1857 की म्यूटिनी के बाद से चीज़ें स्टार्ट थी, बट यहाँ पे ये जो नया रिवाइज्ड एडिशन है, इट्स अ थिकर बुक, मोटी बुक है, और इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन से दे रखा है। बहुत अच्छी तरीके से एक एक एस्पेक्ट को क्लियर करते हुए बताया है। तो एक बार आप बुक पढ़ के फिर क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम बात कर रहे थे 1929 हमने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद में अब भाई इन्होंने डिसाइड तो कर ही लिया है
कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अब कंटिन्यू करनी है। बट फिर भी गांधी जी वॉज अ वेरी जेंटलमैन, तो गांधी जी क्या करते हैं 1930 के अंदर ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से, देखो जस्ट पिछले साल दिसंबर के अंदर मीटिंग हुई है, डिसाइड किया गया है कि भाई हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मतलब अटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या होता है, जनवरी में 1930 में नेक्स्ट ईयर ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी अपनी 11 शर्तें रखते हैं। गांधी 11 पॉइंट डिमांड, कहते हैं कि एक बार और 11 शर्तें रख के देख लेते हैं इरविन के आगे, क्या पता मान जाए। तो ये 11 डिमांड्स रखते हैं। अब ये डिमांड्स हैं, इसके अंदर काफ़ी तो जनरल डिमांड्स होती हैं एंड कुछ डिमांड्स इसके अंदर बोर्जुआ डिमांड्स होती हैं, जैसे कि जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की जो डिमांड्स होती है, कुछ इसमें से पेसेंट्स डिमांड्स होती हैं जो कि फार्मर्स के से रिलेटेड डिमांड्स होती हैं। तो इस तरीके से 11 डिमांड्स गांधी जी रखते हैं, बट ये डिमांड्स भी इरविन मानने से मना कर देता है। सो ही रिफ्यूज दैट ऑल्सो। तो कहते हैं भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया, हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तब 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो गांधी जी क्या है, देखो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए जिस चीज को मुद्दा बनाते हैं वो है सॉल्ट। Why he takes salt? Because salt was the most inhuman tax. ये मतलब इतना ज़्यादा एक कहते हैं ना इनह्यूमन टैक्स था which a humanity can deserve। कोई भी इस तरीके का टैक्स नहीं लगा सकता। He considered that, so that's why इन्होंने सॉल्ट को मुद्दा बनाया। और ये क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से निकलते हैं अपने 78 लोगों के साथ में, और साथ साथ में उस प्रोसेशन में और भी लोग इनसे जुड़ते जाते हैं। साबरमती आश्रम से निकलते हैं 12 मार्च को एंड 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं दांडी के कोस्ट पे। समवेयर अराउंड 240 माइल्स के करीब इन्होंने कुछ वॉक किया होता है। तो पैदल जाकर के दांडी कोस्ट पे पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, और वहां पे जाकर के सॉल्ट का जो लॉ है उसे मतलब कि तोड़ते हैं। वहाँ पे मुट्ठी भर हाथ में लेकर के इस तरीके से कोस्ट पे वो सॉल्ट के लॉ को तोड़ते हैं। उसके बाद से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है पूरे इंडिया के अंदर, और ये बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट होती है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। नो रैंक कैंपेन्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है। अब उसी साल 1930 की बात चल रही है, तो 1930 में ही क्या होता है, हमने बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। सो 1930 के अंदर ही 1930 नवंबर के करीब से जनवरी 1931 तक होती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ये आरटीसी समझ जाना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब कांग्रेस ने तो मना कर दिया भाई हम तो नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस नहीं अटेंड करती, पर कौन अटेंड करता है इसे? दिस वाज अटेंडेड बाय मुस्लिम लीग। यस, मुस्लिम लीग जाती है, अटेंड करती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। उसके अलावा हिंदू महासभा भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, लिबरल्स, प्रिंसेस, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ पे कांग्रेस का नहीं होता, मतलब पार्टिसिपेशन नहीं होता। अब देखो इंडिया के अंदर कांग्रेस उस टाइम पे बहुत बड़े सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी, दैट वाज द बिग पार्टी यू कैन से, जो कि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब अगर वही नहीं है कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं निकलता। और ये बात अब अंग्रेजों को समझ में आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि भाई कांग्रेस अगर इस मीटिंग में या इस तरीके की मीटिंग्स में इंक्लूड नहीं होगी तो इस तरीके की मीटिंग वेस्ट टाइम का कोई सेंस नहीं उठता। तो अब वो कांग्रेस को इसमें जोड़ना चाहते थे। तो इरविन का अब एटीट्यूड थोड़ा कम होता है, अब उसे समझ में आ जाता है, अकल ठिकाने आ जाती है उसकी, समझ में आ जाता है कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। तो जब ये जनवरी में वापस आते हैं, आते के साथ ही फरवरी में 1931 में साइन होता है गांधी इरविन पैक्ट। क्या साइन होता है? गांधी इरविन पैक्ट। अब ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली पैक्ट।
देखो इसके अंदर मोस्टली जो गांधी जी की डिमांड्स होती हैं वो मान ली जाती है। गांधी जी 11 पॉइंट्स डिमांड देते हैं, बताया था ना। तो मोस्टली जो डिमांड्स होती है गांधी जी की वो इरविन के द्वारा मान ली जाती है, बट ही टर्न डाउन 2 डिमांड्स। अब जो ये नहीं मानता वही काम की है। 2 डिमांड्स जो हैं जो नहीं मानी जाती, एक तो ये कि भाई पब्लिक इंक्वायरी इन पुलिस एक्सेस, जहाँ पे पुलिस ने अपनी एक्स्ट्रा पावर को यूज किया है, एक्सेस में पावर यूज की है, तो वहाँ पे आप पब्लिक इंक्वायरी नहीं कर सकते। उस चीज के लिए ये इरविन मना कर देता है, क्योंकि उन्हें पता उन्होंने तो गलत काम किया ही है, बहुत ज्यादा एक्सेस लोगों को टॉर्चर किया ही है, तो वो मना कर देता है इसके लिए। एंड सेकंड मेजर डिमांड विच ही टर्न डाउन वाज दैट कि जो भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स होते हैं, मैंने बताया था ना कि साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1928 के पीछे चला गया, 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है उसी के पैरेलल ही फरवरी के अंदर साइमन कमीशन भी आता है। और जब लाला लाजपत राय उस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट वाज ऑल वाइट कमीशन, तो उसका जब विरोध कर रहे होते हैं तो उनकी छाती पे लाठी पड़ जाती है एंड देन फाइनली ही सकम टू इंजरीज, वो उसको नहीं झेल पाते और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी के चलते हुए जो भगत सिंह हैं वो जो मतलब सॉन्डर्स हैं, जो वो पुलिसमैन होता है हु चार्ज लाठी ऑन गांधी जी, तो सॉन्डर को वो मार देता है, तो उसे बोला जाता है लाहौर कंस्पायरेसी। तो भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स थे जो इसके अंदर उनमें शामिल थे, तो उनको डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, उनको मौत की सजा सुनाई जाती है। अब यहाँ पे ये लोग डिमांड करते हैं गांधी जी और कि भाई जो भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स हैं उनकी जो डेथ सेंटेंस है ना, उसे आप कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दो, सजा कम करके आजीवन कारावास जो होता है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो कर दो। बट इरविन वो मानने से मना कर देता है। इरविन कहता है कि भाई एक तो हम पब्लिक इंक्वायरी नहीं होने देंगे पुलिस एक्सेस में, सेकंड थिंग कि हम भगत सिंह की जो और जो उनके कॉमरेड्स हैं उनकी जो मतलब कि सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस, उसको हम कम नहीं करेंगे। उन्हें तो मौत की सजा सुनाई है तो उन्हें तो हैंग ही किया जाएगा। सो ये 2 बातें नहीं मानी जाती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड्स मान ली जाती हैं। सो दैट वाज अ विन सिचुएशन फॉर कांग्रेस, क्योंकि अब यहाँ पे कांग्रेस क्या होता है, इक्वल फुटिंग पे आके खड़ी हो जाती है ब्रिटिशर्स के। तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है, या कहो आप नेक्स्ट ही मंथ मार्च के अंदर, मार्च 1931 में कांग्रेस का होता है कराची सेशन। ये भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची सेशन। वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल इसे प्रिसाइड करते हैं। दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय होम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंदर गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, स्टेट पीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट जो था वो कौन से सेशन के अंदर मतलब कि एंडोर्स किया गया था, तो वो था कराची सेशन 1931 में, जिसमें इसे एंडोर्स किया गया था। कराची सेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक तो ये कि भाई इस जो गांधी इरविन पैक्ट है इसे एंडोर्स किया जाता है। सेकंड थिंग वाज इसके अंदर 2 रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट के ऊपर और दूसरा होता है नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर। दो रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। एंड दिस वाज द सेशन जब पहली बार स्वराज का मतलब पब्लिकली, लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या है वो बताया जाता है। तो स्वराज का जो मीनिंग है वो स्पेल्ट किया जाता है। तो स्वराज का जो मीनिंग है वो पहली बार लोगों के लिए क्या है, क्योंकि हर किसी के स्वराज का अलग मतलब था। आपने पहले भी देखा होगा, किसी के लिए स्वराज, हमारे लीडर्स तक आतक में ये चीज़ नहीं थी। किसी के लिए स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस से था, किसी के लिए था डोमिनियन स्टेटस से मतलब, तो हर कोई अलग ही मोड पे था। अब यहाँ पे पब्लिकली स्वराज का मतलब ये लोग बता देते हैं कि वो किसमें, कराची सेशन के अंदर, कि लोगों के लिए स्वराज का मतलब है क्या। तो ये हो जाता है कराची सेशन 1931 के अंदर कराची सेशन। अब ये कराची सेशन साइन होता है, उसका पर्पस ही यही होता है कि भाई जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर कांग्रेस की मतलब कि प्रेजेंस हो, कांग्रेस वो अटेंड करे, उसी के लिए ही इरविन पैक्ट वगैरह सब चीज़ें साइन की जाती है और अंग्रेज इतना झुकने को तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद में 1931 में ही सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 में होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दिस वाज अटेंडेड बाय कांग्रेस। ध्यान रखना, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस ने अटेंड की थी। अटेंड करने के बाद में कांग्रेस जब यहाँ से वापस आती है तब कांग्रेस को समझ में आ जाता है कि भाई इन्होंने कुछ नहीं करना, ये हमें कोई स्वतंत्रता वगैरह कुछ नहीं देंगे, इट्स बेटर कि हम हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को वापस
रिज्यूम कर ले। तो इस जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इसका कोई खास आउटकम नहीं निकल पाता, इन्हें आकर के वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करना पड़ता है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये हमने बात की है 1924 से लेकर के 1931 के एंड तक। अब 32 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ काफ़ी सारे करवा दूंगी तो चीज़ें आप भी मतलब भूल जाएंगे और वीडियो विल ऑल्सो बिकम टू लेंदी। सो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे 1931 के बाद से, सेकेंड राउंड टेबल के बाद से, कि आगे का जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से चलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है जी, मिलते हैं फिर, एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।